It's better to be healthy alone than to be sick with someone else. किसी और के साथ किसी रिश्ते में बीमार रहने से अच्छा है अकेले स्वस्थ रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 4 में हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और बातें दिल की ये खास सीरीज है जिसमें हम बात करते हैं तमाम ऐसे इश्यूज पर जो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल वेलनेस से जुड़े हुए हैं। और मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही खास सीरीज एक इनिशिएटिव है स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का। और आज जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। अक्सर जिंदगी में हमें रुक कर ये सोचना होता है कि अगर किसी रिश्ते में हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तो हम उस रिश्ते के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, कैसे इन्हें पहचानें और कैसे इनसे बचें, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर पारुल खन्ना पाराशर। पारुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रिचा, वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर अनदर सीजन। पारुल, ये एक शब्द, एक टर्म अगर कहें, आजकल बहुत सुनते हैं हम लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप। अरे वो इंसान बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक। पहले तो आप ये समझाइए कि क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक बिहेवियर, क्या होता है? तो रिचा, आज बहुत अच्छा टॉपिक है, रेलेवेंट है और हम हर जगह ये वर्ड सुन रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपने आसपास हो। देखा जाए तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो बेडरूम हो या वो प्लेग्राउंड हो या ऑफिस हो या हमारी खुद की फैमिली हो। और टॉक्सिक का मतलब वो रिश्ते जो हमें किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हों। और मैं 2 एग्जाम्पल्स लेके, ये दोनों फिक्टिशियस नेम्स देके आपको थोड़ा बताऊंगी कि टॉक्सिक कैसे है। कबीर और प्रीति हैं, दोनों 18 इयर्स के हैं और वो दोनों एक रिश्ते में हैं, रोमांटिक रिश्ते में हैं। कबीर प्रीति को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं बार बार, उनका फ़ोन चेक करते हैं और पूरी नज़र रखते हैं कि प्रीति किससे मिल रही हैं। प्रीति भी समझती है कि कबीर केयरिंग है, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन अब उनको इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही है। 2 और फ्रेंड्स हैं, सीता और गीता, वो एक ही नेबरहुड में रहते हैं और बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन उनके कॉमन फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे। तो जो सीता है वो गीता का इन कॉमन फ्रेंड्स के सामने बहुत मजाक उड़ाती है, और जब गीता उसे एक्सप्रेस करती है कि उसे पसंद नहीं आ रहा तो सॉरी बोलती है, लेकिन ये भी बोलती है तुम बहुत ओवर सेंसिटिव हो, और अगली बार वैसे ही मजाक उड़ाती है। जो गीता है उसको अब बहुत हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टॉक्सिक रिश्तों के। और ये टॉक्सिक अब्यूज़ में कब बदल जाता है वो एक फाइन लाइन होती है। तो जैसे मैंने अभी कबीर का एग्जाम्पल दिया, अभी कबीर सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा है, हर चीज़ पर नज़र रख रहा है, लेकिन अगर अब कबीर प्रीति को थप्पड़ मारने लग जाए क्योंकि प्रीति उसकी बात नहीं मानती, तो अब वो अब्यूज़ में बदल गया। ज़रूरी है आजकल ये डेफिनेशन समझना, क्योंकि ये रिश्ते हर जगह हो सकते हैं। बॉस के साथ ऐसा रिश्ता हो सकता है, घर में कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। कभी ये सोचते हैं हम कि शायद रोमांटिक रिश्ते ही टॉक्सिक हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं आपसे पूछने वाली थी। ऐसा नहीं है, कोई भी रिश्ता। कई बार हमारे पास लोग आते हैं ये बोलते हुए कि हमारी मदर बहुत टॉक्सिक है, और जब हम समझते हैं तो क्या उसका मतलब है, तो फिर यही निकलता है कि कुछ ऐसा घर में हुआ है जिसकी वजह से उस बच्चे को लगने लग गया, या उस 25 ईयर ओल्ड अडल्ट को लगने लग गया कि मेरी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भरी हुई थी। हमारी ना एक कंडीशनिंग होती है कि हम अपने पेरेंट्स को तो टॉक्सिक कह ही नहीं सकते, या माता पिता कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो आपको लगता है सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं? 2 चीज़ों से मैं चेंज समझना आपसे चाहूँगी कि एक तुम्हारी कंडीशनिंग है कि नहीं, आपके पेरेंट कभी गलत नहीं हो सकते, माँ को आपने कैसे टॉक्सिक कह दिया, आप टॉक्सिक होंगे, माँ टॉक्सिक नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि क्या बहुत आसानी से हम किसी को भी टॉक्सिक कह दे रहे हैं? जैसे पहले होता था एक एडजस्टमेंट की भी बात होती थी कि भाई चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, कोई भी, आप एडजस्ट करो रिलेशनशिप्स में। अब आजकल लोग बहुत आसानी से क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 2 बदलाव सोसाइटी के। कुछ तो एक नॉर्मल रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं, तकरार होता है, वो एक आम सी बात है। वो हर रिश्ते में, चाहे वो कितना भी गहरा हो, कितना भी सपोर्टिव हो, उतार चढ़ाव होंगे ही। लेकिन अब जब ये वर्ड टॉक्सिक आ गया, और शायद लोग लूजली भी यूज करें, जैसे डिप्रेशन लोग बोल सकते हैं बहुत लूजली कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, बट डिप्रेशन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। सेम वे टॉक्सिक अगर वो डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट या जो रेगुलर
आपस में एक रिश्ते में होता ही है उसे बोल रहे हैं, तो वो एक यूजेज ठीक नहीं होगा। क्योंकि टॉक्सिक एक्चुअली एक बहुत पावरफुल वर्ड है जो हमारी वोकैबुलरी या हमारी लैंग्वेज में अब आ गया है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि अनहेल्दी रिलेशनशिप हमेशा थे, ये आज की बात नहीं है। रिश्तों में हमेशा बैड हेल्थ थी। अब हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक वोकैबुलरी है उस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए, मतलब जहाँ वो डेंजर भी बन जाता है उससे अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस बात में तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है कि अगर हम एक रिश्ते को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर सकते हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करना कई बार वो भी खतरनाक हो सकता है इसका। हाँ, क्योंकि अगर हम उसको इनअप्रोप्रिएटली यूज करेंगे तो जो उसका इम्पैक्ट है वो फिर चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं हर चीज को टॉक्सिक बोलूंगी तो एक्चुअली जो हार्मफुल है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो लाइक एनी अदर टर्म, वेदर इट इज डिप्रेशन और एंजाइटी और टॉक्सिक, अगर हम माइंडफुली यूज करें तो उसका असर ऑब्वियसली ज्यादा मतलब समझ में आएगा लोगों की कि हम कितने परेशान हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि भाई आजकल जो जेनजी की भाषा चलती है ना, मैं कई बार टीनेजर्स को देखती हूँ कि अगर पेरेंट्स ने थोड़ा डांट दिया है या किसी चीज पर एक थोड़ा डिसिप्लिन कर दिया कुछ में, ओ सो टॉक्सिक। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बच्चों को थोड़ा सा बिल्कुल इस चीज को लेकर अवेयर करना जरूरी है कि ये टॉक्सिक नहीं है, ये तुम्हारे भले के लिए है। तो जितनी उनकी लैंग्वेज है, बट वो कुछ तो कह रहे हैं कि उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। तो अब हमें पता नहीं एक्सटेंट क्या है उस प्रॉब्लम का। हाँ। लेकिन बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है, और वो एक नॉर्मल सी जो होती है आम बच्चों के साथ वो हो सकती है या कुछ बढ़ के हो सकती है। तो जब तक हम उस बच्चे से बात ना करें, थोड़ा अंडरस्टैंड ना करें, कहना मुश्किल है कि ये बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बट आई थिंक इसमें भी अच्छी बात है कि अगर बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है उसको प्रॉब्लम है तो वो भी एक हेल्दी चीज है। आप एक काउंसलर हैं, आप हर दिन ऐसे लोगों से मिलती होंगी जो ज्यादातर आई थिंक जो विक्टिम्स होंगे एक टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप के, वही आपके पास आते होंगे। लेकिन उनकी बातों से अगर आप हमें समझा सकें कि किस किस तरह के टॉक्सिक या अब्यूजिव बिहेवियर्स होते हैं और व्हाट आर द रेड फ्लैग्स। आई थिंक रिचा ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कुछ तो हम सब जानते हैं, जो एक फिजिकल अब्यूज हो गया, मारपीट करना, एक हो गया कि कंसेंट के बिना किसी के साथ कुछ करना, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, चाहे वो और भी कुछ हो, या उनको गलत फोटोग्राफ्स दिखाना या उनके साथ गलत बातें करना। फाइनेंशियल अब्यूज हो गया कि किसी के पैसों को कंट्रोल करके रखना, कि जैसे ही सैलरी आए बैंक अकाउंट में ले लेना, या उनको उतना ही देना जो खर्ची के लिए ज़रूरी है, या उतना भी ना देना। तो फाइनेंशियली उनको कंट्रोल करना। एक नया जो टाइप ऑफ अब्यूज़ हमने देखा है आजकल वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। जैसे किसी को थ्रेटन करना कि उनकी कोई इंटीमेट फोटोग्राफ्स लीक कर देंगे, या एक्चुअली कर भी देना, उनका फ़ोन नंबर या कोई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देना, या उनके बारे में कोई अफवाह फैला देना। तो ये एक मीन्स है किसी को कंट्रोल और डोमिनेट करने की कोशिश करना। तो ये भी एक बहुत ही नया सा हमने पिछले 4-5 साल में देखा है, लोगों के साथ हो रहा है, हमारे क्लाइंट्स और आम सोसाइटी में भी हमने देखा है हो रहा है। और फिर एक और टाइप ऑफ अब्यूज़ है रिचा, जिसकी अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। इस टॉक के थ्रू शायद हम कुछ अवेयरनेस बढ़ा सकें। वो है इमोशनल अब्यूज़। और इसका ये जो सैड पार्ट है कि जो कर रहा है अब्यूज़ उसको पता भी ना हो। तो जैसे किसी को कंपेयर करना, अरे उसके बच्चों के मार्क्स कितने अच्छे आते हैं, तुम्हारे तो मार्क्स ही कुछ नहीं है। ब्लेम करना, अगर तुम मेरे को सुबह टाइम से खाना देती तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, हर चीज़ लेट होती है इस घर में। या फिर चुप्पी साध लेना, बात ही ना करना, बिल्कुल एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चुप्पी साध लेना। जो उस रिश्ते में है उसको लगता है जैसे वो एक तलवार की धार पर चल रहा है, हमेशा एक टेंशन सी उस रिश्ते में रहती है। ये हम सबके घरों में कहीं ना कहीं है। जो कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी लिमिटेड है। तो अगर हम इस बात से कॉन्शियस रहें तो आई थिंक वी कैन मेक आवर होम्स अ हैप्पियर प्लेस। जैसे आपके पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, कोई अगर आप स्पेसिफिक केस हमारे साथ शेयर करना चाहें जहां आपको दिख रहा है कि हाँ दिस पर्सन इज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेकिन आप किसी से कई बार कहें तो हो सकता है कोई स्वीकार ना करे, क्योंकि एज आई सेड हमारी कंडीशनिंग होती है कि भाई एडजस्ट करो। और फिर धीरे 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 काउंसलिंग के जरिए उस इंसान को समझ में आया कि अरे आई एम इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप, और फिर
क्या हुआ उसके बाद? जैसे मैंने स्टार्ट किया था कबीर और प्रीति के एग्जाम्पल से, तो प्रीति हमारे पास आई थी समझने के लिए कि क्या ये रिश्ता उसके लिए हेल्दी है, क्योंकि ऑन द वन हैंड कबीर बहुत प्यार करता है, बहुत केयरिंग है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसे सपोर्ट करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी है। जब काउंसलिंग के थ्रू प्रीति को समझ आया कि शायद अब उसको कुछ बाउंड्रीज डालने की ज़रूरत है इस रिश्ते में, ताकि वो मतलब कबीर को क्लियरली कम्युनिकेट कर सके कि ये पोजेसिव वाला पार्ट उसके लिए वर्क नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अनहैप्पी है और सफोकेटेड फील कर रही है जब उसका सोशल मीडिया चेक किया जाता है, उसके कपड़ों पे रोक टोक लगाई जाती है। और इस पर्टिकुलर केस में कबीर ऑल्सो वॉज विलिंग टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, और he was willing to change this particular behavior about him. Although वो हमारे पास नहीं आए थे, but प्रीति worked on herself कि वो अपनी boundaries बहुत clearly define कर दे। इस particular case में तो कबीर was receptive to understanding that if this relationship has to go further, तो उसको कुछ change करना पड़ेगा अपने बारे में। But कई बार ये नहीं भी होता, कई बार जो टॉक्सिक व्यक्ति होता है वो ये कह सकता है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, आई एम राइट। बहुत बार ये भी हो सकता है, लेकिन संजीवनी में जो हमारा काम है उसके साथ है जो कुछ चेंज करना चाहता है अपने रिश्ते में। अगर एक इंसान है जो लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, दुनिया प्रॉब्लम है, वो नहीं है, तो ऐसे लोग ज्यादातर काउंसलिंग के लिए आते भी नहीं है। सो हमारे पास तो वो लोग आते हैं जो चेंज चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यही फर्क है कि जो सर्वाइवर है या जो इस रिश्ते में ज्यादा इम्पैक्ट है वो तो आएगा, लेकिन जो एक परपेट्रेटर है या जो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है वो उसके चांसेस कम है हेल्प सीख करने के, क्योंकि उसको लगता है शायद कि वो ठीक कर रहा है। जो लोग नहीं आते हेल्प के लिए या सालों साल, मैं बार बार वो एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि वही हमारी कंडीशनिंग होती है कि एडजस्ट करो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करो। तो जो व्यक्ति किसी भी रिश्ते में, जैसे आपने कहा भाई माता पिता के साथ भी हो सकता है एक बच्चे का, या सास ससुर के साथ, किसी भी रिश्ते में, या कॉलीग्स एंड बॉस अनसबॉर्डिनेट, अगर बहुत लंबे समय तक हम टॉक्सिक बिहेवियर किसी का बर्दाश्त करते हैं ये सोच के कि छोड़ो छोड़ो, हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारी इमोशनल वेलनेस पर क्या असर पड़ता है? रिचा, बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल, इवन फिजिकल हेल्थ और हमारे बिहेवियर पर भी। तो हमारी पर्सनालिटी के हर पार्ट पर बहुत गहरा असर पड़ता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, फिजिकल हेल्थ की बात करूँ, तो हमेशा थका थका रहना या इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट होना, बॉडी में एक्स और पेन्स रहना, ड्राइव खत्म सी हो जाना, और विमेन में पीरियड्स पर इम्पैक्ट पड़ना। तो यहाँ तक लोग हमारे पास आके हमारे साथ शेयर करते हैं कि उनके फिजिकल हेल्थ पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। रिश्ते में होते हुए भी अकेलापन जैसा महसूस करना, कॉन्फिडेंस पर बहुत हिट हो जाना कि मुझ में ही कुछ कमी होगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी कभी इरिटेबिलिटी और एंगर, गुस्सा बढ़ जाना और रोने का मन करना। तो बहुत ज़रूरी है कि समझना कि मेरे ऊपर कहाँ कहाँ मेरी फीलिंग्स पर इम्पैक्ट हो रहा है। पहले तो शायद ऐसा नहीं था, तो ये कुछ क्या चेंज आया है मेरी फीलिंग्स में कि मैं हमेशा दुखी सी क्या फील कर रही हूँ। तो ये तो मैं ही खुद बता सकती हूँ। बिहेवियर में जैसे चिकना चिल्लाना, लाइक आउटबर्स्ट्स, या फिर नींद पर असर, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, या हमारे खाने पीने पर असर, बिल्कुल खाना छोड़ देना या खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देना। और कभी कभी या पिल्स या इसका बहुत गलत यूज़ करना। हमारे क्लाइंट्स जो आते हैं, जो इन रिश्तों में हैं और उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बताते हैं, तो हम मतलब देखें तो पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट पे गहरा असर पड़ता है और इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार ये भी होता होगा कि व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा पार्टनर है, जिस भी रिश्ते में ये टॉक्सिक है, स्पेशली अगर वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, तो मैं इसको ठीक कर लूंगा या ठीक कर लूंगी। इसमें भी लोग बहुत वक्त अपना निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग क्या सलाह देते हैं कि पहले खुद को देखो, दूसरे को तुम ठीक नहीं कर सकते क्या? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है ये सवाल, क्योंकि लोगों को लगता है वो काउंसलिंग के लिए आएंगे और वो कोई टूल सीख लेंगे कि हम दूसरे को कैसे ठीक कर दें। तो हम जब काम शुरू करते हैं तो बहुत जो उनके पर्सनल
बिलीफ्स हैं, उनकी धारणाएं हैं, उनके ऊपर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या लगता है आपको कि ये रिश्ता लाइफ लॉन्ग है, ये हमेशा ही रहेगा, रिश्ता तोड़ना बिल्कुल गलत है, ये 7 जन्मों का साथ है, या फिर आपको लगता है कि सेल्फिश है मुझे अपने नीड्स के बारे में सोचना, या लोग क्या कहेंगे अगर मैं बताऊंगी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या क्या पता मेरे में ही कुछ कमियां हैं कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या पर्सनल बिलीफ्स हैं आपको अपने को लेके जिसकी वजह से आप इस रिश्ता को एक पर्टिकुलर वे से निभा रहे हैं। तो उस पर हम बहुत काम करते हैं। अच्छा, खुद को समझना, फिर एक्नॉलेज करना कि इम्पैक्ट क्या है, जो बताया कि हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या, फिजिकल हेल्थ पे, इमोशनली क्या इम्पैक्ट हुआ, बिहेवियर में क्या चेंज आया, फाइनेंसेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर इंसान इतना मुश्किल में है तो बहुत लाइकली काम और फाइनेंसेस पर भी इम्पैक्ट आएगा। और फिर ये भी कभी कभी काउंसलिंग के थ्रू निकल के आता है कि हमारा कौन सा बिहेवियर टॉक्सिक है, कि हम कैसे अपने घरों में ही अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आता है कि मेरा अपने अडल्ट बेटे के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, कभी कभी ये रियलाइजेशन भी होती है कि हाँ मैं तो हमेशा उसको कंपेयर करती हूँ दूसरों के साथ, या मैं बोलती हूँ तुम्हारा कज़न तो इतना कमा रहा है, या अगर मेरा हस्बैंड किसी बात से प्रॉब्लम है मैरिटल में, तो अपना खुद का रिश्ता देखें तो देख सकते हैं कि हाँ मैं भी कंपेयर करती हूँ उसको दूसरे हस्बैंड से। खुद का जो बिहेवियर जिसमें टॉक्सिक पार्ट्स हैं वो भी इंट्रोस्पेक्ट करना कभी कभी क्लाइंट सीख जाते हैं या समझ जाते हैं काउंसलिंग में, और वहाँ पे बहुत चेंज आ सकता है रिश्ते में। क्योंकि अगर मेरा बिहेवियर चेंज हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तो नेचुरली फैमिली पर अच्छा असर पड़ेगा, रिश्तों पे अच्छा असर पड़ेगा। और ये एक्सेप्टेंस भी कि भाई आप दूसरे को नहीं बदल सकते, ये तो बहुत खुद को क्योंकि बना लो। जब आते हैं तो यही लेके आते हैं कि ये रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम है और मुझे कुछ सिखा दीजिए कि मैं उनको बदल दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो दूसरा नहीं बदल रहा। तो जब वो काउंसलिंग कंप्लीट करके जाते हैं तो ये समझ जाते हैं कि दूसरे को बदलना मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने पर ही कैसे काम करूँ। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग पारुल, मैंने ये सवाल सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि आपकी बातों से मुझे लगा एक विक्टिम की साइकोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज अ विक्टिम्स साइकोलॉजी किसी भी उसमें इस तरह की रिलेशनशिप? अगेन लाइक आई सेड, व्हाट इज देयर बिलीफ सिस्टम, कि उन्हें लगता है कि रिश्ते का पूरा बोझ उन पर ही है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिश्ता चलाना। अगर मैं अच्छी बेटी हूँ तो ये सब तो मुझे करना ही है अपने माता पिता के लिए, चाहे उनका बिहेवियर कुछ भी हो, या अगर मैं एक अच्छी बीवी हूँ तो ये तो मुझे करना ही है, चाहे मेरा हस्बैंड कितनी भी मारपीट करे, कुछ भी करे। तो बहुत ज़रूरी है समझना उनकी पर्सनल बिलीफ्स क्या हैं, अपने खुद के पर्सनल बिलीफ्स क्या हैं। कुछ कंडीशनिंग भी होती है सोसाइटी की, कुछ अपनी खुद की पर्सनालिटी भी होती है। तो हमारे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो यही लेके आते हैं कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम होगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो ये प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी बहुत है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम है तो फिर मैं काम करने को भी तैयार हो जाती हूँ, चेंज करने को भी तैयार हो जाती हूँ। ये देखा है हमने, जो लोग संजीवनी में आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि वो चाहते हैं कुछ चेंज करना, इम्प्रूव करना, और ये पॉजिटिव है कि हेल्प मांगते हैं। लेकिन मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, कई बार इसकी वजह ये भी हो सकती है कोई जो अब्यूजर है, जो टॉक्सिक इंसान है मेरी जिंदगी में, वो बार बार मुझे बता रहा है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और काउंसलिंग के थ्रू आप समझ जाते हो कि हाँ शायद मेरी एक ये प्रॉब्लम भी है कि मैं ये क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या मैंने अपनी कोई पर्सनल लाइफ बनाई, क्या मैंने कोई अपनी हॉबीज परस्यू की, क्या मेरे कोई अपने दोस्त हैं, क्या मैंने अपने रिश्तेदारों से रिलेशनशिप रखा, क्या मैंने अपने सारे, जैसे कहते हैं, एग्स एक ही बास्केट में रखे हैं, या मैंने अपने पर भी काम किया है, अपना भी ध्यान रखा है। तो बहुत बार ये चेंज भी आता है लोगों में कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ऊपर कि क्या कितना ध्यान वो उस रिश्ते पर ही दे रहे हैं जो उनकी लाइफ में ठीक नहीं जा रहा, और जो कुछ अच्छा जा रहा है उसको मतलब कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया है। तो जब ये समझ आ जाए कि भाई मैं जिस रिश्ते में हूँ ये दूसरा व्यक्ति एक टॉक्सिक पर्सन है, या मैं बहुत समय से इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब उस रिलेशनशिप से एक व्यक्ति कैसे निकले? अगर आपने समझ लिया कि रिश्ते का आपके ऊपर क्या असर पड़ा है, आपने ये समझ लिया कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रिश्ते का टॉक्सिक होने में, तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान मतलब एक जर्नी शुरू हो जाती है अपने ऊपर काम करने की। चाहे वो अपना सेल्फ केयर हो,
अपने खाने पीने का ध्यान रखना, अपने सोने का ध्यान रखना, जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। कई बार जो आते हैं वो सब भी मतलब नहीं कर रहे होते, तो उनकी हेल्थ कितनी अफेक्टेड होती है। तो सबसे पहले इन बेसिक्स पर ध्यान रखना, फिर एक कुछ ग्रैटिट्यूड के ऊपर काम करना कि चलिए ये रिश्ता ठीक नहीं जा रहा, बट बहुत दूसरे रिश्ते हैं मेरी लाइफ में। मेरे फ्रेंड्स के साथ रिश्ता अच्छा है, मेरा कोई और रिश्ता अच्छा है, या मेरी जॉब अच्छी है, मुझे मज़ा आता है अपनी जॉब में, या कोई हॉबीज़ फिर परस्यू करना जो पहले छूट गई थी। जैसे पहले कोई पेंटिंग करता था, अब बिल्कुल सालों से हाथ नहीं लगाया पेंट ब्रश को, या पहले कोई ट्रैक्स पे जाता था, नेचर में जाता था। कभी कभी जो आते हैं वो ये भी भूल जाते हैं कि उनका फेवरेट फूड क्या है। मतलब अपने से इतने कट जाते हैं ना, उनसे अगर हम पूछें आपका फेवरेट कलर क्या है तो वो नहीं बता पाते। तो जस्ट बेसिकली गेटिंग कनेक्टेड विथ योर सेल्फ इज अ बिग चेंज दैट यू कैन ब्रिंग इन योर लाइफ एट अ पॉइंट जब ये एक टॉक्सिक रिश्ते ने आपकी लाइफ को डोमिनेट कर दिया है। आप सो दैट इज अ बिग चेंज, दैट इज अ पॉजिटिव। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि भाई चलो अभी ये तो शादी नहीं हुई, सिर्फ एक डेटिंग किसी लड़का लड़की का फेज में, दे कैन डिसाइड कि ठीक है भाई तुम बहुत, एक डिसाइड कर सकता है कि तुम बहुत टॉक्सिक हो, ये ऐसा ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें आप फिजिकली निकल नहीं सकते या निकलना चाहते भी नहीं है कि भाई चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, या अगर बॉस के साथ है तो आप नौकरी थोड़ी छोड़ सकते हो। तो जैसे अभी हमने बात की कि फिजिकली किसी रिलेशनशिप से निकल जाना, एक इमोशनली निकल जाना भी कोई चीज़ होती है क्या, कि हम वहाँ हैं लेकिन अब उस टॉक्सिक पर्सन का बिहेवियर मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा। पहले तो अवेयर होना कि कितना इम्पैक्ट किया है, अपने ऊपर काम करना, कुछ बाउंड्रीज सेट करना कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बॉस है जो आपको रात के 11-12 किसी भी टाइम पर फ़ोन कर रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ कई बार आप फ़ोन ना उठाएं फॉर एग्जांपल, या मतलब अगर आपकी मदर बार बार आपको किसी से कंपेयर कर रही है और आपको बुरा लगता है और आप अपनी मदर को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या आप अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं कि आई एम कंप्लीट एज आई एम एंड दिस डज नॉट नीड टू डिफाइन मी। सिबलिंग्स में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक भाई बहन बहुत टॉक्सिक हो सकता है, बहुत हो सकता है, कोई भी रिश्ता। जैसे मैंने शुरुआत की थी, चाहे वो हमारे बेडरूम में हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे वो एक ऑफिस में, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में, तो कोई भी रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। और अब हमारे पास लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है, अंडरस्टैंडिंग है, जो शायद पहले नहीं थी। मतलब समझने की कि जस्ट बिकॉज रिश्ता है डजंट मीन कि हेल्दी होगा, हमें सूट कर रहा होगा, हमारे लिए हमारा मतलब हमें कनेक्शन होगा, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने बोला, हर रिश्ते से तो हम निकल नहीं सकते, तो कैसे उसे रहते हुए भी कैसे निभा सकते अपनी हैं, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते। कम्युनिकेशन विद द टॉक्सिक पर्सन, आपके एक्सपीरियंस में क्या कहता है? क्या उससे कभी मदद मिली है कि किसी इंसान ने जाके कहा हो एक टॉक्सिक पर्सन से कि भाई तुम ऐसे हो और तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मुझ पर असर पड़ा है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? डज दैट वर्क? इट कुड वर्क समटाइम्स, दैट मे बी दे आर जस्ट नॉट अवेयर। बट अगर आपने बताया भी और उनको कोई रिमोर्स नहीं है, उनको कोई गिल्ट नहीं है, वो बदलना नहीं चाहते, तो फिर इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर ही फोकस करें। क्योंकि जब लोग आते हैं तो बहुत साल निकल चुके हैं कि उनने बहुत ट्राई किया है। कोई इमीडिएटली काउंसलिंग के लिए नहीं आता, वो बहुत सालों से अलग अलग तरीकों से ट्राई कर चुके हैं। फिर आई थिंक उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब हम अपने आप पर फोकस करें, वहाँ तो हम चेंजेस ला सकते हैं। हमारे फैमिली में या फ्रेंड्स ग्रुप में कोई व्यक्ति है, हमें दिख रहा है कि वो व्यक्ति एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, हमें दिख रहा है कि वो पर्सन सफ़र भी कर रहा है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत जगहों पे ये भी हो गया, अरे भाई किसी की लाइफ में इंटरफियर क्यों करना, अरे यू नो व्हाट इफ द पर्सन डजंट लाइक इट, हमें कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? बहुत सारे साल मेरे मन में आएंगे अगर मैं जानती हूँ कि मेरी एक सहेली सफ़र कर रही है, तो क्या करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, आज के बिजी टाइम में अगर हम किसी को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें जहाँ हम उनकी बात सुने, उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, उनको समझने की कोशिश करें, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो हम अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जो ऐसे रिश्ते में हैं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो आपने सही बोला रिचा, कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल बाउंड्रीज भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो चॉइस मेरी हो
वो शायद दूसरे की ना हो। Exactly. तो जो मैंने अभी वापस कबीर और प्रीति का एग्जाम्पल दिया, तो प्रीति ने जब अपनी फ्रेंड्स को बोला कि ये कबीर ऐसा करता है, मेरा फोन चेक करता है, मेरा सोशल मीडिया, तो वो फ्रेंड कहती है अरे कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड तो बॉदर ही नहीं करता, तुम तो लकी हो। सो जो एक के लिए टॉक्सिक हो वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिविटी आती है कि वो दूसरे के लिए भी टॉक्सिक हो। तो हम अपनी चीजें नहीं इम्पोज कर सकते कि मैं ऐसा करती या मैं वैसा करती, लेकिन हम एक उन्हें सेफ स्पेस प्रोवाइड करें तो वो भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। और ऐसे रिश्तों से को रिजॉल्व करने के लिए अपने मन में बहुत साल भी लग सकते हैं, बिकॉज इतना इजी नहीं होता, स्पेशली अगर वो आपके मदर हो या फादर हो या आपके हस्बैंड हो या बच्चे हो। कभी कभी एग्जिट तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं होता, सो यू हैव टू लर्न टू लिव विथ इट, and then the person who's your friend has to find their own way of coping with it, which may be different from your way. जो टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, जो अब्यूजर है, उसकी भी तो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, तभी वो ऐसा है। हो सकता है बचपन की कोई यादें हो, लेकिन उसको ठीक करने का कोई तरीका, उसकी मदद करने का कोई तरीका। देखिए, अगर आप अपने पे काम करें, हो सकता है कि रिश्ते में भी फर्क आए, क्योंकि अगर दूसरे को समझ आ रहा है कि अब ये पर्सन शायद इतना टॉलरेट नहीं करेगा, तो क्या पता वो उसमें ही उसका बिहेवियर इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जब तक एक इंसान चेंज नहीं करना चाहता खुद को, तो किसी और के होप करने से वो हमने नहीं देखा फर्क पड़ता है। पारुल, चलते चलते कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस समय किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे निकलें या क्या करें, कहाँ जाएं, मदद किससे लें, उनको, ऐसे सारे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि पहले तो खुद के साथ बैठिए और अपने लिए कुछ एक अवेयरनेस बढ़ाइए कि किस बात से आपको लग रहा है कि टॉक्सिक है ये रिश्ता। अगर आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने आप के लिए एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल जगह में, तो उससे भी बहुत मदद मिलेगी। और ये भी अगर आप रिफ्लेक्ट कर सकें कि क्या आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके बॉडी पर, आपके इमोशंस पे, आपके बिहेवियर पर, तो वो एक आपके लिए एक अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और फिर किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात करें जो शायद आपकी बात समझे, अपने तक कॉन्फिडेंशियल रखे। और अगर आपको अभी कोई समझ नहीं आ रहा है ऐसा कोई अपने सर्कल में, तो किसी काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए, जिससे आप खुल के बात कर सकें, जो आपको ज़्यादा अवेयर बनाए और आपको कोप करने के तरीकों में भी सपोर्ट प्रोवाइड करे। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक रिश्ते में घुट घुट कर मरने से कुछ नहीं होगा। अगर जीना है तो खुलकर जीना है, तो अपने ऊपर वर्क करना होगा, है ना। उस रिलेशनशिप से परे भी अपनी एक जिंदगी है, ये समझ में आना चाहिए हम सबको। और ये भी समझ आना चाहिए कि कौन से रिश्ते हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं, कौन से रिश्ते हैं जिसमें हम नहीं जुड़े रहना चाहते, और कौन से रिश्ते हैं जो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकते हैं, जहाँ पे शायद हमें लीगल हेल्प या पुलिस की हेल्प लेनी पड़े। चलिए, तो हम आज अपने सारे व्यूअर्स से कहेंगे कि अगर, जैसा कि पारुल ने समझाया, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है उसकी वजह से, तो आपको क्या करना है? सेल्फ केयर में जाना है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि आप टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं किसी और के साथ, आपके आसपास किसी ने ऐसा कहा है, आपके बिहेवियर को पॉइंट आउट किया है, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने बिहेवियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, रुक कर सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत। और अगर आपको लगता है कि आपको भी किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो काउंसलिंग उन लोगों को भी लेनी चाहिए जो दूसरों को बुली करते हैं या अब्यूज करते हैं, जिनका टॉक्सिक बिहेवियर है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आजकल, मतलब मैं जैसे शुरू में कहा कि बहुत इस्तेमाल हो रहा है शब्द का, लेकिन किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करना सही नहीं है। तो सही मायने में समझें टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, और अगर वाकई आप इसके शिकार हैं तो काउंसलिंग से झिझकिए मत।